जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, हमारे पास एक बहन के माध्यम से 15 प्रश्न भेजा गया है और यह प्रश्न बहन का किसी जगह एग्जाम है, उसमें संभावित प्रश्नों को दिया गया है। उस प्रश्नों को हमारा प्रयास रहेगा आप सभी साथियों को, आप सभी भाइयों बहनों को बहुत ही सरल व आसान भाषा में समझाने का, सिखाने का, क्लास में ही फील कराकर याद कराने का। तो चलिए साथियों, उस बहन के 15 प्रश्नों का उत्तर सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके समझाने व सिखाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ फील भी कराकर आपको क्लास में याद कराने का भी प्रयास करेंगे। अगर आप इस प्रश्नों को बहुत ही सटीकता के साथ ध्यानपूर्वक समझने व सीखने का प्रयास करेंगे तो भाषा आप अपने आप में ही बनाकर इस प्रश्नों का उत्तर दे पाइएगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक बस देखिए, जो समझ में नहीं आए पूछने का भी प्रयास कीजिए। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसान भाषा में देने का प्रयास करेंगे। ये बहन का 15 प्रश्न है। इस प्रश्नों को हम बहुत ही सटीकता और सरलता के साथ आप सभी साथियों को, आप सभी छोटे भाइयों बहनों को सिखाने का प्रयास करते हैं। बहन का पहला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? पहला प्रश्न है। इसी प्रकार 15 प्रश्न है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा 15 प्रश्न में अगर जहाँ कोई क्वेश्चन उठे तो उनको भी हम उठाते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए साथियों, एक एक करके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हम चाहेंगे आपसे प्रश्नों का उत्तर अपने आप में परिभाषित होने लगे। चलिए एक एक करके सीखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? यह प्रश्न जो है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का है और टोटल अभी जो हम 5-6 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, ये टोटल रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ही है। फिर अगला चैप्टर में भी आएगा, आम्ल क्षार लवण, वहाँ से भी उठा है, तो वहाँ का भी क्वेश्चन को हम टच करेंगे। तो पहला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? चलिए इस समीकरण को समझते हैं ताकि परिभाषा स्वयं से निर्माण करें। सबसे पहला मुद्दा यहाँ है, रासायनिक समीकरण क्या है? इसको हम लोग अगर जब चैप्टर में अच्छा से डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से जानेंगे, लेकिन यहाँ संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है इसको समझते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, अगर जहाँ ये बात आप लोग जानते हैं तो इसका परिभाषा स्वयं से निर्माण हो जाएगा। तो चलिए उस टॉपिक को भी हम थोड़ा टच करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब दो पदार्थ, जब दो यौगिक या फिर जब दो तत्व आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में H2 + O2, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर जल बना लिया। क्या बना लिया? जल। तो जब दो पदार्थ मिलकर आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण मतलब रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को ही संकेतों एवं सूत्रों द्वारा जब निरूपित किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये संकेत है हाइड्रोजन का, ये संकेत है ऑक्सीजन का, और ये संकेत है जल का। ये तत्व का संकेत है, ये यौगिक का संकेत है। जब तत्वों या यौगिकों को संकेत के रूप में निरूपित करके समीकरण लिखा जाता है उसे समीकरण कहते हैं जी। जैसे गणित में हम लोग पढ़ते थे, माना कि अफ्ताब का उम्र x, पुत्री का उम्र y, x + y = फलना ढकना, ये जो समीकरण लिखते थे भाषा को ही ना समीकरण में लिखे थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दो तत्वों को मिलाकर एक नया यौगिक बनाया गया, तो इसी तत्वों का जो संकेत है, इसी संकेत को हम लोग समीकरण में बदल लिए। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने पर जल बना। हाइड्रोजन को H लिखे, ऑक्सीजन को O2 लिखे और जल का H2O लिखे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने पर क्या बना? जल बना। तो ये समीकरण है, लेकिन इसी को भाषा में जो बोलेंगे उसको रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने पर जल प्राप्त होता है, इसको रासायनिक अभिक्रिया बोले। इसी को संकेतों सूत्रों के द्वारा लिखे, इसे हम लोग रासायनिक समीकरण बोले। अब रासायनिक समीकरण में भी संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। ठीक है, और समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? अच्छा, आप ही लोग सोचिए, मान लीजिए हाइड्रोजन को जो है ना 5 ग्राम हाइड्रोजन लिए, मान लो समझने के लिए, और 5 ग्राम जो है ना 5 ग्राम ऑक्सीजन लिए और दोनों को मिलाएं आपस में, तो 15 ग्राम हो जाएगा ना।
कितना ग्राम होगा? इधर 5 ग्राम मिला, इधर भी 5 ग्राम मिला, दोनों मिलके 15 ग्राम नहीं होगा? अरे बोलो न यार, क्या ऐसा होगा? नहीं ना होगा। तब क्या होगा? 5 ग्राम इधर लिए, इधर भी 5 ग्राम लिए, इधर 10 ग्राम होगा। कितना होगा? 10 ग्राम। बोलो काहे? काहे कि हम 5 ग्राम मिलाए जी। 5 ग्राम जो मिलाए वही ना इधर बन के आएगा। इधर जितना चीज मिलाए उतना ही ना मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप शरबत बनाते हैं, 1 लीटर पानी लिए, ठीक है, प्लस 200 ग्राम चीनी लिए, ठीक है, तो आपका शरबत का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1 लीटर मतलब 1 केजी पानी ले लो। 1 केजी, वैसे लीटर ही होता है, 1 केजी मान लिए। 1 केजी पानी और 200 ग्राम चीनी और दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1200 ग्राम नहीं हो जाएगा? इतने ना शरबत का द्रव्यमान होगा। काहे? जो चीज मिलाए हैं, जो चीज मिलाए, दोनों का द्रव्यमान मिलके एक नया शरबत बना है ना, तो दोनों का वजन नहीं यहाँ आ गया। अरे बोलो न यार। जैसे मान लीजिए अभी आपका वजन 5 केजी है, ना 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 5 केजी थोड़े होगा, मान लीजिए 20 केजी है, ठीक है, और एक नूनू को गोद में उठा लिए, नूनू को गोद में उठा करके तराजू पे चढ़ जाइएगा, तो क्या आपका वजन 20 केजी से घट के 15 केजी हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अतुरी। नूनू का वजन 5 केजी है और आपका वजन 20 केजी, तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 केजी। ना 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 ना, तब कितना होगा? अच्छा, नूनू का वजन और आपका वजन मिल के जो है ना 25 केजी हो जाएगा। उसी प्रकार पानी का वजन और प्लस चीनी का वजन दोनों मिलेगा तो 1200 ग्राम ना हो जाएगा जी। 1000 ग्राम और 200 ग्राम 1200 ग्राम, ठीक है। और ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं। इसको बोलने वाला पहले ही जो है ना बोल के निकल चुका है। जब अभिक्रिया होगा तो अभिक्रिया में जो सब चीज भाग लेगा उस सभी का वजन जो है ना संरक्षित रहेगा, ना तो नष्ट होगा ना तो उत्पन्न होगा, संरक्षित रहेगा। द्रव्यमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसको बोलने वाला हम लोग नहीं है, ये बात बोल के पहले ही ऑलरेडी चला गया है। जानते हैं कौन गया है? अरे बोलो न यार, कौन गया? जानते हैं? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत दे करके चला गया। देखिए यहाँ द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, 5 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम संरक्षित रहा ना। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम प्लस 200 ग्राम 1200 ग्राम संरक्षित रहा ना। आपका वजन 20 केजी, नूनू का वजन 5 केजी, टोटल 25 केजी संरक्षित रहा ना। इसी नियम को, ये जो संरक्षित रह गया मतलब सुरक्षित रह गया, इस नियम को द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को लेबोजियर ने दिया था। किसने दिया था? लेबोजियर ने 1800 शताब्दी में ही दे दिया था, ठीक है। इसमें इसने बोला था जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान 2 पदार्थ आपस में मिलता है तो नए पदार्थ बनता है, लेकिन द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। जो पदार्थ नया बाद में बनता है उसका द्रव्यमान और जो दोनों मिला उसका द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान आपस में बराबर ही रहता है, द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है। इस नियम को लेबोजियर ने दे चुका था, ठीक है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें द्रव्यमान का उलटफेर भले हो जाए लेकिन सुरक्षित रहेगा, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। 5 ग्राम तो 10 ग्राम, 1000 ग्राम प्लस 200 ग्राम तो 1200 ग्राम, परिवर्तित नहीं होगा, सुरक्षित रहेगा। इसी को द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अब बताइए आप ही लोग थोड़ा सोच के बताइए और अच्छे से सोचिए, संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? जैसे मान लीजिए रासायनिक समीकरण लिखे हम, H2 प्लस O2 हो गया H2O, C2 C प्लस O2 बन गया CO2। अब ध्यान से सुनना, H2 है, यहाँ हाइड्रोजन का 2 गो है, यहाँ ऑक्सीजन का 2 गो है, और यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरफ आ जाइए, इस तरफ तीर के इस तरफ, तो इस तरफ क्या है? क्या गो है? हाइड्रोजन 2 गो है। हाइड्रोजन यहाँ भी 2 गो, यहाँ भी 2 गो, और यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन 1 गो, अत्री यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ 1 गो, मतलब गलत है, 2 गो होना चाहिए। अरे बोलो न यार, 2 गो होना चाहिए, तो यहाँ 2 दे दिए। जैसे 2 दिए तो ऑक्सीजन यहाँ 2 गो हो गया। संतुलित समीकरण कैसे किया जाता है ये सिखाएंगे, तो फिर कहाँ कहाँ 2 दिया जाएगा, कहाँ नहीं दिया जाएगा वो भी समझ लीजिएगा। तो यहाँ 2 दिए, जैसे 2 दिए तो ऑक्सीजन तो 2 गो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 गो हो गया। अरे झगड़ा हो जाएगा, अरे हमारा बड़ा हम घट लियो, तो इधर हाइड्रोजन बोलेगा अरे तुरी हम 2 गो जो ना 4 गो हो गया, अच्छा रुक रुक तोरो बराबर कर दीजिए। तो यहाँ भी 2 गो दिए। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ 4 गो, यहाँ भी 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ भी 2 गो। अब इस समीकरण में गौर से देखो, जब किसी रासायनिक समीकरण के, ये जो रासायनिक समीकरण है, जब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर, इस ओर भी और तीर के इस ओर भी, दोनों ओर उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या, इसका भी और इसका भी और इसका भी, दोनों ओर उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या अगर बराबर होगा, मतलब बराबर बराबर परमाणु होगा,
तो उसे हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 4 गो तो यहाँ भी 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2 गो, तो दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर है सभी तत्वों का, तो वह समीकरण संतुलित होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दूसरा देखिए, यहाँ क्या गो है, क्या गो है, कार्बन 1 गो, यहाँ भी कार्बन का गो है 1 गो, ऑक्सीजन का गो है 2 गो, तो यहाँ भी का गो 2 गो, तो ये समीकरण संतुलित है। का एक दोनों ओर उपस्थित प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या क्या है, बराबर है। कार्बन भी 1 गो, यहाँ भी 1 गो, ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ भी 2 गो, तो परिभाषा क्या बन रहा है, क्या बन रहा है बोलिए, परिभाषा बन रहा है जब किसी रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण है ना, जब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। अब समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, अभी तुरंत बताते, इधर भी 5 ग्राम, ये भी 5 ग्राम, तो टोटल 10 ग्राम, ठीक है। तो समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो एक ही बात, समीकरण को संतुलित करना इसीलिए आवश्यक है। वो बाबा जो था ना लेवोजियर, उसने एक नियम दिया था, नियम था द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का नियम। तो इसमें सीधा सीधा लिखना है, समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन ना हो। अगर जहाँ द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन होगा तो नया पदार्थ बनने में टेंशन होगा, दिक्कत होगा, परेशानी होगा, ठीक है। नया पदार्थ बनने में बना रहे हैं कुछ, बन जाएगा कुछ। जल ही बनाइएगा तो एक निश्चित अनुपात में बनाना होता है, इतना ग्राम ये मिलाना, इतना ग्राम ऑक्सीजन मिलाना, इतना ग्राम हाइड्रोजन मिलाना। जब निश्चित अनुपात में मिलाइएगा तब जल बनेगा। वो निश्चित अनुपात के अलावा अगर जब मिलाइएगा तो जल न बन के कुछ और बनेगा और बेकार कर देगा, ठीक है। तो निश्चित अनुपात में मिलाना है। लेकिन हाँ, निश्चित अनुपात का मतलब मान लीजिए 200 ग्राम ऑक्सीजन लिए तो 600 ग्राम जल लिए, अति ऑक्सीजन लिए, हाइड्रोजन लिए, तब फिर बना 800 ग्राम जल, ठीक है। निश्चित अनुपात में लेके बनाना है, ऐसे नहीं। तो इस नियम को, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का नियम को लेवोजियर ने जो दिया था, इसका उल्लंघन नहीं हो। अब बताइए प्रश्न क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो क्या हो गया बताइए। अब परिभाषा बनाइए, जब किसी रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण है, जब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर उपस्थित, इस ओर भी और इस ओर भी, अभिकारक के तरफ भी और प्रतिफल के तरफ भी, अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बन जाता है उसको प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। तो अभिकारक में और प्रतिफल में दोनों ओर उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होगा तो उसे हम लोग संतुलित समीकरण कहेंगे। फिर से बोल रहे सुनिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ना, है या फिर किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या लिखेगा, वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। फिर क्वेश्चन है, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ठीक है। समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन ना हो, या फिर इतना नहीं लिखना चाहते तो पैराग्राफ चेंज करके यही लिख लीजिएगा, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन ना हो इसलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। एक बार और बोलते सुनिएगा, घबराओ ने बाबू, पढ़ाई हो रहा है, रील नहीं चल रहा है, अच्छे से पढ़ने के लिए आपको सटीकता के साथ ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। वही जहाँ ऑफलाइन में रहिएगा तो इसी को हम क्लास में मार मार के याद कराएंगे, कहीं आपको याद करना, साल भर समय मिलता है याद करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, और क्लास में अगर आपको याद करा दें तो ये पढ़ाई आपको 100% आ जाएगा। फिर घर में रिवीजन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है, आने वाला भविष्य आपका सुरक्षित होगा। तो चलिए एक बार फिर से, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है या किसे कहते हैं, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो ध्यान से सुनना, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है का परिभाषा, वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन ना हो इसलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इतना लिखने के बाद ये दोनों एग्जाम्पल अगर आप लिख लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का पूर्ण उत्तर हो जाएगा। और हमें उम्मीद है
ये प्रश्नों का उत्तर अब आप लोग को बहुत ही सरलता व सटीकता के साथ समझ में आया होगा। अगर जो नहीं आया होगा तो उधर से कमेंट करके बोलिए भैया नहीं आया, आया होगा तो बोलिए हाँ आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? यही सब क्वेश्चन है दीदी का, तो एक एक करके हम सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखे। तो हल्ला उल्ला नहीं करना है, शांति से बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, सब बात समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन तो उल्टा दिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखे। अब देखो बाबू सुनो, समझना संयोजन अभिक्रिया का क्या मतलब होता है, बहुत अच्छे से समझेंगे तो समझ जाइएगा। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है दो चीज़ों का आपस में मिल जाना, दो चीज़ों का आपस में मिलकर एक ही चीज़ बनाना। जब दो चीज़ को आपस में मिला करके एक नए चीज़ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए वस्तु का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से बोल रहे, एक ही होना चाहिए, दो ना एक। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, समझ में आ गया? अरे बोलो न यार, संयोजन अभिक्रिया क्या है, समझ में आया? और इस तरह का पीडीएफ, ये जो क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं, इस प्रश्नों का लिखा हुआ उत्तर अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6239017735 पर लिख के भेजिए भैया हमको व्हाट्सएप चाहिए और पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन का, और यही बता दीजिए रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का चाहिए, तो हम आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर आपको पीडीएफ के रूप में पहुंचा देंगे। और आप वीडियो के माध्यम से तो देख ही लिए, समझ ही गए, और अब नोट्स के माध्यम से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, लिखने में सुविधा होगा तो आप लिख लीजिएगा। तो चलिए अब जुड़ते हैं नए प्रश्नों पर। क्वेश्चन क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन देखिए नाम से ही बोल रहा है, संयोग होना, जुड़ जाना, मिल जाना, जुटना, मतलब दोस्ती करना। जैसे में अब सुनिए, बरतवारी लगा एक बहन का, शादी हुआ, एक परिवार दूसरा परिवार से जुड़ गया और नया परिवार बनाया, बोलो हाँ नहीं, तो इसी को क्या कहिएगा, संयोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत ना समझे? दो पदार्थों को आपस में मिलाकर नए पदार्थ के रूप में बना लेना, नया पदार्थ बन जाना, उसी को क्या कहिएगा, संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाता है तो एक नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, समझ में आया? संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया को शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या है, समझ में आया? संयोजन अभिक्रिया क्या है, समझ में आया? नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो संयोजन अभिक्रिया देखिए क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों को मिलाए क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, क्या बना, दो पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ बना, इसी को संयोजन अभिक्रिया करेंगे। जैसे में CaO, कली चूना, सूखा चूना, चूना पाउडर, ठीक है, चूना पाउडर, कली चूना, ठीक है, इसका उपयोग सीमेंट में भी किया जाता है। और जल H2O, जल H2O क्या बन गया, CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, गिल्ला चूना बन गया, इसको भाखरा चूना कहते हैं। ये कली चूना का सूत्र है, याद रखिएगा, कली चूना पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ये भाखरा चूना, भाखरा चूना। ये चूना का इस्तेमाल दीवार में सफेदी करने में तो करवे करते हैं, गांव घर में जो है ना, ये ऐसे देखते होंगे बुढ़ा लोग सब, आजकल तो छोरों सब खाता है, ऐसे ऐसे झाड़ता है, आए ना पोछ के फिर ये ना सरिया देता है, अब फिर है ना करके, अब फिर एकदम गोला बना के हाथ में धर गया, मिश्रा जी लीजिएगा, ले लेता है ना एक बार पकड़ के, एकदम बढ़िया बने लो बोलता है, तो उसमें भी उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? तो चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे में हाइड्रोजन H2 प्लस O2 बन गया H2O, यहाँ दो गो, यहाँ भी दो गो, यहाँ भी दो गो, ठीक है, बढ़िया। अब ध्यान दो, दो पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाया,
दो पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाया, दो पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाया। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर नए पदार्थों का निर्माण किया जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आप धकाधक जो लिखना चाहते हैं एगो लिख लीजिए, ठीक है। फिर से बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखें, है ना। फिर से बोलते हैं, लिखिए परिभाषा, लिखे ना। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर नए पदार्थों का निर्माण किया जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिख लिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिख लीजिए, या फिर एक बार और बोलूं, एक बार और बोलूं, अरे बोलो यार, अरे बोलो ना, बोलो ना, एक बार और बोलूं, एक बार और बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर नए पदार्थ बनाया जाता है, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब फिर ये एग्जाम्पल में लिख लीजिए बाबू, एकदम बढ़िया से धकाधक, कोई दिक्कत। अब सुनिए, संयोजन अभिक्रिया में जो है ना, केवल एक ही उत्पाद होगा। अभिकारक दो गो तीन गो हो सकता है, लेकिन प्रतिफल हमेशा एक ही होगा, उत्पाद हमेशा एक ही होगा। और यह सामान्यतः जो है ना ऊष्मा छोड़ता है। जब दो पदार्थ आपस में मिलता है तो सामान्यतः यह ऊष्मा छोड़ता है, इसीलिए इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, बाद में भी वो आएगा, लेकिन दीदी के प्रश्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। लेकिन हाँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का जब परिभाषा लिया जाए, बनाया जाए, तो ये आप बोल सकते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का निर्माण होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, छेपी मतलब ऊष्मा का निकलना, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। जैसे एग्जांपल आप घर में देख सकते हैं, सरफ एक मुट्ठी ले लीजिएगा और हाथ में लेकर के पानी में घुसा दीजिएगा, थोड़ा देर में देखिएगा तू गर्म लग रही है, मतलब बुझा जाएगा ऊष्मा निकल रहा है वहां से। सरफ जैसे पानी में डाले, पानी और सरफ दोनों मिल के ऊष्मा निकाल दिया, मतलब ये ऊष्मा निकाल रहा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पत्ति होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन था नहीं, फिर भी हम बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन अब लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, अगला क्वेश्चन क्या है? वियोजन अभिक्रिया। हाँ, अगला क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया। तो ध्यान से सुनना, वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कुछ खास बात नहीं है। अभी जो हम लोग संयोजन अभिक्रिया पढ़े थे उसमें था मिलना, मतलब मोहब्बत होना, प्यार होना, एक दूसरे को समझकर एक दूसरे में मिल जाना, ठीक है, ये संयोजन था। अब संयोजन हुआ है तो ब्रेकअप नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है। अब ब्रेकअप होगा, क्या होगा? ब्रेकअप होगा। अब झगड़ा होगा, अब मार होगा, अब बाल खींचा खींची होगा, मारपीट होगा और अलग होगा, टूट के बिखर जाएगा, ठीक है, टूट के बिखरेगा, अलग होगा। वियोजन का मतलब होता है टूटना, अलग होना, बिछड़ना। वियोजन को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन को हम लोग विघटन अभिक्रिया भी कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा सभी बात को। अपघटन अभिक्रिया क्या अगर जब पूछा जाए तो वियोजने पूछा है, ठीक है। विघटन अभिक्रिया जब पूछा जाए तो भी वियोजन अभिक्रिया ही पूछा, मतलब ये वियोजन अपघटन ये सब का मतलब है। विघटन इनका भी मतलब है अलग होना, बिछड़ना। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अलग होकर दो नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में याद करो, कुछ याद आएगा आपको। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना पत्थर है, गणेश भगवान वाला चूना जो दुकान से आप लोग खरीद के लाते हैं, हम लोग खरीद के लाते हैं। अरे 10 किलो बाद चूना पत्थर, ठीक है,
चूना पत्थर को जो खरीद के लाएं, उस पत्थर को हम लोग गर्म करते हैं। हम लोग तो घर में उपयोग करने के लिए पानी गर्म करके पानी में डाल देते हैं, ठीक है। तो गर्म करते हैं तो गिल्ला चूना बनता है। देखिएगा, थोड़ा सा पानी डालते हैं, गर्म पानी, थोड़ा सा देखना बढ़िया से, ध्यान से सुनना। हम लोग क्या कि पानी गर्म है, घर वाला बात बता रहे हैं, पानी गर्म है। अब देखो यहाँ क्या बनेगा, CaOH का हॉल 2, गिल्ला चूना यही हो गया, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ गया। ये घर वाला बात हुआ। लेकिन हम लोग तो घर में 10 किलो लेकर के पोत पात लेते हैं, घर एकदम बढ़िया होती है, धका धक धका धक धका धक, समझना अच्छे से फील होगा। तब घर में पोतने के लिए तो हम घर में पानी में डायरेक्ट चूना डाल दीजिए, चूना पत्थर को। लेकिन अगर जाइए बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बहुत बड़ा बड़ा अपार्टमेंट को पोता पोती करना है, मतलब लेपा लेपी करना है, मतलब पुट्टी करना है, मतलब उसको रंगाना है, कलर करना है, तो क्या वहां पर पानी गर्म किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो रोजे पानी कब तक गर्म करेगा? तो पानी गर्म करने लगे अलग मशीन बैठाना पड़ेगा इसके लिए स्पेशल। बोला नहीं नहीं नहीं, बहुत लफड़ा हो जाएगा। ऐसा करते हैं, चूना को गर्म करके चूना पाउडर बना लेते हैं। तो चूना को देखो गर्म किया, CaCO3, इसको गर्म किया, हीट किया, डायरेक्ट पत्थर को गर्म किया। तो हुआ क्या, यहाँ देखिए Ca है, Ca लिख लिया, एक O यहाँ रहने दिया। अब देखो जैसे इसको गर्म किया ना, जैसे चूना को गर्म किया, छोड़ो ना इधर, भूल जाओ भी कुछ नहीं, जैसे चूना पत्थर को गर्म किया, एकदम गर्म होकर के कचकचा के एकदम खराब, एकदम लहरियान कट मार के, अब पचाक से को गैस छोड़ा धराम। वो गैस का नाम कुछ और ना है, वो गैस का नाम था कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन गैस? सोचरा इतना ध्यान से समझा के पढ़ाए, सोचा तुम गैस छोड़ दिया, अच्छा नहीं के बप बुरे कही का। अरे यहाँ चूना पत्थर को गैस छोड़ने बोले थे, आप गैस छोड़ दिए, बप पढ़ो ध्यान से। तो एकदम बढ़िया से सरिया के गैस छोड़ा। कौन सा गैस छोड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और आप बड़ा खतरनाक। ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो यार, देखो ना इधर। अब देखो अच्छा से, यहाँ देखो Ca है, Ca। अब ध्यान दो, यहाँ देखो कार्बन CO3 है ना, कार्बन तो यहाँ चला गया है, ये कार्बन नहीं है, ये कैल्शियम है, Ca कैल्शियम है, ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन है। तो कार्बन यहाँ चला ही गया है। ऑक्सीजन 3 गो था, यहाँ 2 गो चला गया है, तो बचा यहाँ Ca कैल्शियम, और एक गो यहाँ ऑक्सीजन बचा है, यहाँ एक ऑक्सीजन है वहाँ, तो CaO, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया अब कली चूना, सूखा चूना। इसको पानी में घोरो, अब यहाँ से पोतो ना। अब घोरने का जरूरत है खाली, अब पानी गर्म करके खौलाने का जरूरत नहीं है, काहे हम इसको गर्म कर चुके। अब ध्यान दो, इसको गर्म किए तो 2 अलग अलग पदार्थ में टूट गया, टूटा कि नहीं? और हम क्या बोले थे, किसी चीज का टूटना को ही, किसी चीज का बिखरना को ही, और किसी चीज का अलग होना को ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो टूट के बिखर गया, ब्रेकअप हो गया। क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। तब वियोजन अभिक्रिया क्या है, समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, H2O, H2O, इसमें करेंट डालते हैं और इसको भी तोड़ते हैं। करेंट डाल दिए, करेंट एकदम कचकचा के, पानी जो है ना धकाधक अपने आप को तोड़ मरोड़ के जो है ना अलग अलग कर लिया, और अलग अलग करके हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन भी अलग हो गया। कोई दिक्कत? करेंट डाले पानी में तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। भविष्य में यही हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग करके बहुत से कार्य को किया जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी आरू सोचो, इसको तोड़े, यहाँ करेंट दिए, तो याद करो एक क्वेश्चन आएगा, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अभी हम क्या पढ़ा है? वियोजन अभिक्रिया। तो उसी में बोले थे वियोजन को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो विद्युत के द्वारा दिया गया, विद्युत के द्वारा कोई चीज अलग होगा तो उसको विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। आएगा परिभाषा लिखने के लिए तो वहां भी बात करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन आएगा भी, बहन के द्वारा शायद पूछा गया है, उतना याद नहीं है, लेकिन हम देख एक करके कौन कौन सा क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को बताएंगे। व्हाट्सएप के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया भी पूछा जाएगा, तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में ये वाला जाएगा एग्जांपल। लेकिन यहाँ तो वियोजन पूछा है, वियोजन का मतलब थोड़े बोल रहा है कौन वियोजन, यहाँ उष्मा वाला है तो विद्युत अपघटन है, तो विद्युत के द्वारा अलग होगा तो विद्युत अपघटन, उष्मा के द्वारा उष्मा अपघटन नहीं। तो अपघटन का प्रकार अगर देखा जाए तो देखो यहाँ
एगो ऊष्मा अपघटन, एगो विद्युत अपघटन। अच्छा, एक सूरज का प्रकाश में भी कोई कोई अभिक्रिया कर लेता है, सूरज का प्रकाश में कोई अलग हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्मा प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। नहीं, मतलब ये कि प्रकाश की उपस्थिति में जो अलग होगा उसको प्रकाश अपघटन, ऊष्मा का उपस्थिति में जो अलग होगा उसको ऊष्मा अपघटन, और जो करेंट का उपस्थिति में अलग होगा उसको विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। अपघटन मुख्यतः क्या प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। अपघटन को ही हम लोग वियोजन बोल रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है जी? अरे बोलो न यार, समझ में आ रहा है? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो पढ़े हैं, प्रकाश का उपस्थिति में घटित होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण नहीं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसमें प्रकाश संश्लेषण का जो है ना एग्जाम्पल आया होगा। प्रकाश संश्लेषण का एग्जाम्पल लिखने के लिए क्लास में याद करा दिए थे, याद होगा। बोले थे CO2 प्लस H2O, ठीक है, और तीर मारो, ऊपर में सूर्य का प्रकाश, नीचे में क्लोरोफिल, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ ग्लूकोज का सूत्र C12 C12O छो, और फिर यहाँ तीर मारा होगा, यहाँ पर फिर क्या दिया होगा जी? ऑक्सीजन दिया होगा, फिर जल दिया होगा। और संतुलित करने भी सीखने के लिए बोले थे, बोलो क्या? यहाँ पर छो देना, यहाँ पर 12 देना, फिर यहाँ छो और यहाँ छो देना, बोले देना। बोलो काहे? यहाँ देखो, ये वाला छो को यहाँ उतार दिए, ये वाला 12 को यहाँ उतार दिए, और जो छो बचा दोनों को प्रसादी बांट दिए। ऐसा क्लास में याद कराए थे, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जब पढ़ाएंगे फिर से इसको याद करेंगे। यहाँ तो वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा लिखा जाए, टूट के बिखरना को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब टूट के बिखर जाएगा, जब ब्रेकअप हो जाएगा, तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। किसी को दिक्कत तो लिखिए, परिभाषा लिखा रहे, लिखिए। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, ठीक है, टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बदल जाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझे? फिर से बोलते सुनो। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ है ना, कोई पदार्थ टूटा है, दोनों देखो टूट के नया बनाया है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूटकर नए पदार्थों का निर्माण करता है, क्या गो? 2 गो या 2 गो से अधिक, 1 गो ना 2 गो। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बदल जाते, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ये लिख लीजिएगा और ये लिख लीजिएगा, ठीक है। ये तो घर वाला बात था, पानी मिलाते हैं तो घर का बात था, लेकिन घर का बात थोड़े करना है आप लोग को, मार्केट का बात करना। ध्यान से सुनना, फिर से लास्ट बार बोल रहे बाबू परिभाषा। वियोजन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण सहित लिखाते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूटकर 2 नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और सुनिए। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, या 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है, या तत्वों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लास्ट बार और साफ सुथरा लिखिए। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 नए पदार्थों का निर्माण कोई यौगिक के टूटने से होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, भाषा को आप अपने मन से बना सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। भाषा जो बोले वही रहे, ऐसा नहीं, इसीलिए हम बार बार बदल रहे हैं। फिर से लास्ट बार बोलते हैं साफ सुथरा। अब ये सटीकता के साथ और अच्छे से लिखिए। हमको पता है बाबू आपका गिजमिज हो रहा है कॉपी में, लेकिन अभी आप रफ कीजिए ना, कायल फेयर बना के माथा पे भारी बोझा कर रहे हैं। हम आपका दिमाग में फेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। लिखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ये दोनों लिख सकते हैं, ठीक है।
और अगर जहाँ नोट्स लीजिएगा तो वहाँ 2-4 का और एग्जाम्पल होगा, नोट्स लिखा हुआ रहता है, आप लिखिए बस ऐसे रफली, आपको पूरा लिखा हुआ ही मिलेगा, निश्चिंत रहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए बहन का क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन दीदी का है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखे। विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखे। अगला क्वेश्चन ये हम बोले तो ये प्रश्न दीदी का पूछा हुआ है। तो चलिए, विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, प्रश्न है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो ध्यान से सुनना, सब कुछ तो वही है, बस इसमें खाली विद्युत धारा के द्वारा अलग होगा बस। अपघटन का मतलब टूट के बिखरना ही होता है, वियोजन का मतलब भी टूट के बिखरना होता है, अभिघटन का मतलब भी टूट के बिखरना ही होता है। तो सब चीज का बिखरना ही होता है। तो अब विद्युत धारा के द्वारा बिखरेगा तो विद्युत अपघटन, प्रकाश के द्वारा बिखरेगा तो प्रकाश अपघटन, उष्मा के द्वारा बिखरेगा तो उष्मा अपघटन। पहले भी यही बात था, अभी भी वही बात है। तो लिखिए, इसका डायरेक्ट परिभाषा लिखाते हैं, पहले एग्जाम्पल दिखाते हैं, अभी तुरंत देखे नहीं गए थे। H2O यही ना था, इसमें करेंट दिए, क्या दिए, करेंट। आप हिंदी में लिखना चाहते तो हिंदी में लिखिएगा विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हो, जो लिखना लिखिएगा। जैसे करंट दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा H2 प्लस O2, यहाँ 2 रहेगा, क्या 4 गो हाइड्रोजन है तो वहाँ भी 4 गो रहेगा, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन ना हो, इसीलिए। करंट दिए, अलग हो गया, जल को करंट में घुसा दिए कि करंटे में जल घुसा दिए, ना जल में करंट घुसा दिए ना। हाँ, अब पूछे लो, करंट में जल घुसाए, फाट गया, ये माय बाबू हो, हम फाटी गया हो। अब फाट के की बन लो, फाट के बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जल को तोड़ने के लिए करंट घुसा दिया, जल टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना। इसी को विद्युत अपघटन कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन कहेंगे। समझ में आया। विद्युत अपघटन में नया एग्जांपल लेते हैं, नमक में मार दो करंट, NaCl, मारो गिरा के, नमक में करंट घुसा दिए, ठीक है। जैसे नमक में करंट घुसाए, नमक बोला बाबू मारी दिल को, बाप रे बाप। और नमक को जैसे करंट घुसाए, नमक को मारा धगधगा के करंट, और नमक गिरा इधर और क्लोरीन गिरा उधर, सॉरी सोडियम गिरा इधर और क्लोरीन गिरा उधर, दोनों हो गया इधर उधर ब्रेकअप। क्या हो गया, ब्रेकअप। तो इधर हो गया 2 आने प्लस Cl2 गैस। करंट घुसाए, सोडियम अलग और क्लोरीन अलग। अब फिर गाना गाता है, मैं यहाँ तू वहाँ, बोलो काहे, सोडियम और क्लोरीन दोनों जो है ना बड़ा सटीकता के साथ आयनिक बंधन बनाया था, मतलब आपस में शादी किया था। आने प्लस Cl माइनस, दोनों बिहा करके आने Cl बनाया था। इसका बिहा को जो है ना ब्रेकअप करा दिया, डिवोर्स करा दिया। जो बिहा करके खुश रही भाई, हम ना रहबू तबा करेंटे मार दू, जैसे करंट मारा ब्रेकअप हो गया। क्या हो गया, ब्रेकअप। हमको ब्रेकअप कराने के लिए अभी फिलहाल बोला है तो ब्रेकअप करा रहे करंट मार मार के। बोलो काहे, विघटन का मतलब ब्रेकअप, ठीक है, संयोजन का मतलब लव, एक्सेप्ट, कोई दिक्कत। अब परिभाषा, करंट के द्वारा अलग हो रहा है इसीलिए विद्युत अपघटन। परिभाषा क्या होगा इसका, परिभाषा अगर आप देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिजली के मदद से, करंट के मदद से कोई पदार्थ टूटकर दो नए अलग अलग पदार्थों में बढ़ जाते हैं, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में करंट की मदद से कोई पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बट जाते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत, अरे बोलो यार, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। अब परिभाषा लिखाया जाए, अब लिखा दिया जाए, लिखिए परिभाषा। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को करंट के द्वारा या विद्युत धारा के द्वारा तोड़कर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में
बदला जाता है या बनाया जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थ बनाया जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर दूसरा परिभाषा लिखिएगा तो वही बात घुमा घुमा के बोलेंगे। लिखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिजली की मदद से, करंट की मदद से कोई पदार्थ को तोड़कर दो या दो से अधिक नए पदार्थों में बदला जाता है, ना दो या दो से अधिक पदार्थों में बदला जाता है, उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और बोलते हैं, लास्ट बार, इसके बाद अगला टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखे, है ना क्वेश्चन। लिखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत धारा की मदद से कोई पदार्थ को तोड़कर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदला जाता है, उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में ये दोनों लिख लीजिएगा, समझ में आया। और बोले, लिखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत धारा के द्वारा किसी पदार्थ को तोड़कर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदला जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो भी हो, समय का सीमा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।